कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस में बड़ा फैसला। मथुरा में शहीद गाह परिसर के एसआई सर्वे को हाईकोर्ट से मंजूरी। कोर्ट की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्ति की मांग मंजूर। संसद घुसपैठ केस में 8 सुरक्षाकर्मी सस्पेंड। सुरक्षा के नियमों में किया गया बदलाव। अब सिर्फ शार्दुल और गरुड़ द्वार से होगी राज्यों के सीएम और उच्चाधिकारियों की एंट्री। सुरक्षा चौक मामले में संसद में जोरदार हंगामा। डेरेक ओब्रायन पूरे सत्र के लिए राज्यसभा से सस्पेंड। सभापति के पास जाकर नारेबाजी कर रहे थे। अफजाल अंसारी की बहाल हुई सांसदी। सुप्रीम कोर्ट से पूर्वी बसपा सांसद को मिली बड़ी राहत। सदन की कार्रवाई में ले सकते हैं भाग। मध्य प्रदेश में विपक्ष का नेता चुनने की कवायद तेज। कांग्रेस विधायक दल की आज भोपाल में होगी बैठक। बैठक के बाद होगा विपक्ष के नेता का फैसला। राजस्थान में नए सीएम भजन लाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह कल। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष होंगे शामिल। अल्बर्ट हॉल के बाहर होगा समारोह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देश की बात की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ में। खबर है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां संसद में दीर्घा दर्शक से कूदने का मामला। यूएपीए के तहत आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही जांच। यूएपीए के तहत कम से कम 5 साल की सजा, अधिकतम उम्र कैद की हो सकती है सजा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच कर रही है इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यूएपीए के तहत कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है जांच। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। यूएपीए के तहत कम से कम 5 साल की सजा की बात सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अधिकतम उम्र कैद की सजा हो सकती है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर अधिकतम हो सकती है उम्र कैद की सजा। दिल्ली से खबर, संसद में दीर्घा दर्शक से कूदने का ये मामला आपको हम बता दें। यूएपीए के तहत आरोपियों पर केस दर्ज किए जाने की बात। तो यूएपीए के तहत आरोपियों पर केस दर्ज किए जाने की बात। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है जांच। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यूएपीए के तहत कम से कम 5 साल की सजा की बात सामने आई। और अहम जानकारी आपको हम बता दें, केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। दिल्ली से खबर है, जहां पर संसद में घुसे सागर शर्मा से जुड़ा पूरा मामला आपको हम बताते हैं। सागर शर्मा के लखनऊ स्थित घर में ताला लगा है। दिल्ली से आए स्पेशल सेल की टीम परिवार को पूछताछ के लिए दिल्ली लेकर गई है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। सागर शर्मा की बहन और माता पिता को ले गई है टीम। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है और सुरक्षा एजेंसी भी परिवार से पूछताछ करेंगी। सूत्रों के हवाले से यह अहम खबर आपको हम बता दें। परिवार को पूछताछ के लिए दिल्ली ले गई टीम। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। परिवार को भी पूछताछ के लिए दिल्ली लेकर गई है टीम और स्पेशल सेल की टीम दिल्ली से आई थी। अब लखनऊ के घर पर ताला लगा हुआ है। पूछताछ के लिए परिवार को दिल्ली लेकर गई है टीम। सूत्रों के हवाले से जानकारी, सागर शर्मा की बहन और माता पिता को टीम अपने साथ दिल्ली लेकर गई है। स्पेशल सेल की टीम दिल्ली से पहुंची थी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, परिवार को पूछताछ के लिए दिल्ली ले गई है टीम। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और सागर शर्मा की बहन और माता पिता को ले गई टीम। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी। सुरक्षा एजेंसी भी परिवार से पूछताछ करेगी। सूत्रों के हवाले से आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ से खबर, पूर्व बसपा सांसद अफजाल अंसारी को सुप्रीम लखनऊ से खबर आपको हम बता रहे हैं। इस बीच लखनऊ से भी एक बड़ी जानकारी, जहां पर पूर्व बसपा सांसद अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सजा को सशर्त निलंबित कर दिया है। 2007 गैंगस्टर एक्ट मामले में सजा को सशर्त निलंबित कर दिया गया और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
जहां पर डीसी के इस फैसले के बाद सदस्यता बहाल कर दी जाएगी और अफजाल अंसारी की सदस्यता बहाल कर दी जाएगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अफजाल अंसारी अब मौजूदा संसद सत्र में भी हिस्सा ले सकेंगे और लोकसभा में वोट नहीं डाल सकते हैं हालांकि, लेकिन बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और ना ही वोट डाल सकते हैं ना ही भत्ता ले सकते हैं, लेकिन सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है। तो अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिलने की बात सामने आई है। सूत्र का विवरण, इन बातों को, इन तथ्यों को इससे पहले भी कई बार कमेरा वर्ग जो कमाता और खाता है उसको गंवार कहा जाता है। देश की आधी शक्ति जनसंख्या के एतबार से और मातृशक्ति और अगली खबर आपको अमरोहा से बताते हैं, जहां पर अर्जुन अवार्ड की रेस में शामिल क्रिकेटर मोहम्मद शमी। बीसीसीआई ने खेल मंत्रालय से सिफारिश की है। वर्ल्ड कप 2023 में क्या था बेहतरीन प्रदर्शन। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज है मोहम्मद शमी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर वर्ल्ड कप 2023 में बेहद शानदार प्रदर्शन किया था मोहम्मद शमी ने और अब अर्जुन अवार्ड की रेस में शामिल है क्रिकेटर मोहम्मद शमी। ये बड़ी जानकारी, और भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हैं मोहम्मद शमी। और बीसीसीआई ने खेल मंत्रालय से सिफारिश की है मोहम्मद शमी के नाम को लेकर। और वर्ल्ड कप 2023 के साथ मैच के लिए 24 विकेट गांव सहसपुर के रहने वाले हैं क्रिकेटर मोहम्मद शमी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, वर्ल्ड कप 2023 में आपको बता दें कि बेहद शानदार प्रदर्शन मोहम्मद शमी की ओर से सामने आया था। तो वर्ल्ड कप 2023 में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। और शीरब चौधरी हमारे साथ में इसी पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। शीरब, भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज है मोहम्मद शमी। वर्ल्ड कप के दौरान बेहद शानदार परफॉर्मेंस रही थी। अब अर्जुन अवार्ड की रेस में उनका नाम बताया जा रहा है, सामने आ रहा है और कुछ सिफारिश भी की गई है। जी बिल्कुल, बता दें जो अमरोहा के रहने वाले हैं, गांव सहसपुर अली नगर के मोहम्मद शमी क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेट में जो बढ़िया गेंद का उन्होंने प्रदर्शन किया है वर्ल्ड कप 2023 में, जो उन्होंने लगभग 24 विकेट लेकर जो एक भारतीय टीम का एक अलग दिशा में पहुंचाया है। और अपने गांव का ही नहीं, अपने जनपद का ही नहीं, उन्होंने पूरे देश में अमरोहा का एक नाम रोशन किया है। और आपको बताते चले कि जो बीसीसीआई है, बीसीसीआई ने खेल मंत्रालय से सिफारिश की है और जो अर्जुन अवार्ड की रेस में मोहम्मद शमी जो शामिल हुए हैं, उनको सिफारिश की है कि उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाए। इसके बाद में जो उनके गांव वाले हैं उनमें बेहद ही खुशी का माहौल नजर आ रहा है। और जो उनकी माँ हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, वो उनको लगातार जो है वो दुआएं दे रहे हैं। और इस चीज से सभी लोग, पूरे जनपदवासी जो हैं पूरी बहुत खुश हैं। और ये एक बहुत गौरवशाली क्षण है कि जिसमें मोहम्मद शमी जो है वो अपनी अच्छी गेंदबाजी के प्रदर्शन के बाद में उन्होंने एक इतने बड़े जो अवार्ड है उसमें उनका नाम शामिल हुआ है। और जो खेल मंत्रालय है उसने मोहम्मद शमी को जो इस अवार्ड से नवाजा जाए उसकी भी सिफारिश की है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका शीरब अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो यह हम खबर आपको बता रहे थे, जहां पर मोहम्मद शमी का नाम अर्जुन अवार्ड की रेस में आगे चल रहा है। और आपको बता दें कि ये भी नाम भी शामिल है। और अहम जानकारी आपको बता दें कि वर्ल्ड कप के दौरान बेहद शानदार परफॉर्म किया था मोहम्मद शमी ने और बीसीसीआई ने खेल मंत्रालय से अब सिफारिश की है। तो गांव सहसपुर के रहने वाले हैं क्रिकेटर मोहम्मद शमी और अर्जुन अवार्ड के लिए सिफारिश की गई है। अमरोहा से खबर, अर्जुन अवार्ड की रेस में शामिल क्रिकेटर मोहम्मद शमी 2023 में वर्ल्ड कप के दौरान बेहद शानदार परफॉर्मेंस के चलते वो चर्चा में आए थे। तेज गेंदबाज हैं। और अब सीधा आपको आजमगढ़ लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए, क्या कुछ कहने एक बार सुना रहे हैं। स्थापित हो, क्योंकि हमारा देश जब दुनिया की एक ताकत बनेगा
तो सबसे पहले ताकत बनने के लिए हमें क्या करना होगा? आतंकवाद को, नक्सलवाद को, जातिवाद को, भ्रष्टाचार को, इन सबको समाप्त करना होगा। हर नागरिक का दायित्व बनना चाहिए, हर चेहरे पर खुशहाली होनी चाहिए, हर गरीब, हर वंचित की सुनवाई होनी चाहिए, शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के उन तक पहुंचना चाहिए। और इसलिए हम लोग जाति के नाम पर नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जाति कोई है तो गरीब है, उस गरीब को योजना का लाभ मिलना चाहिए, उस वंचित तक योजना का लाभ पहुंचना चाहिए, उस कमजोर की सुनवाई होनी चाहिए, उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। और इसीलिए इतनी योजनाएं। कोई सोचता था कि गांव में जहां पर जिस गरीब का मकान बना हुआ है उसी का पट्टा उसे प्राप्त हो जाए, उसका मालिकाना अधिकार उसे प्राप्त हो जाए। पीएम स्वामित्व योजना में हम लोगों ने अब तक 75 लाख परिवारों को पीएम स्वामित्व योजना में सर्टिफिकेट दे दिया है और 50 लाख लोगों को इसी दिसंबर महीने में और देने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति को जहां पे उसका मकान होगा वहीं पे उसका मालिकाना अधिकार भी प्राप्त होगा। यह गारंटी भी मोदी गारंटी का हिस्सा है। भाइयों बहनों, जिन लोगों को मिल चुका है वह तो मिला ही है, लेकिन मोदी गारंटी इसलिए आई है ये बहन कि जिनको नहीं मिला है अब उनको भी हम इससे सिचुएट करेंगे, उनको भी इसके माध्यम से हम उनका फॉर्म बनाएंगे, फिर उन तक पहुंचेंगे, उनकी पात्रता के हिसाब से फिर योजनाओं का लाभ देंगे। जो जिसके पास जिन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है उन्हें उन योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। और भाइयों बहनों, आज इसीलिए हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम यहां पे हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करने के लिए आए हैं। हम नौजवान को रोजगार देंगे, हम किसान को उसकी उपज की गारंटी देंगे, हम हर हस्तशिल्पी की कला का सम्मान करेंगे, उसका स्किल डेवलपमेंट भी करेंगे। हम हर गरीब को, हर वंचित को शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे, हर व्यापारी को सुरक्षा की गारंटी देंगे, हर बहन और बेटी की सुरक्षा की गारंटी भी देंगे। और इसलिए सुरक्षा और सुशासन से ही समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा और सुरक्षा और समृद्धि के माध्यम से सुशासन के इस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए मोदी गारंटी की वैन गांव-गांव में जाकर के अलग जगाने का काम कर रही है। और आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम सब आपके इस जनपद में यहां पर आए हैं कि अब आजमगढ़ भय और आतंक का नहीं, बल्कि यहां पे विकास की सुंदर संगीत की लहरियां गूंजेंगी और हरिहरपुर घराना फिर से निरोवा के माध्यम से देश और दुनिया के अंदर गूंजता हुआ दिखाई देगा। इस विश्वास के साथ आज यहां पर हम सब आए हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ आपके हितों को पूरा करने के लिए यहां पर आई है। पूरे प्रदेश में उस प्रकार का परिवर्तन करके दिखा रही है। इस परिवर्तन का ही परिणाम है कि प्रदेश के अंदर अब लोग लाखों करोड़ रुपए की निवेश के प्रस्तावों को लेकर के आ रहे हैं। पहले लोग यहां से उद्योग उठा करके भागते थे। अब सोचिए, अगर उद्योग ही नहीं लगेंगे तो नौकरी नौजवानों को कहां से मिलेगी? हमारे गरीबों को, हमारे श्रमिकों को रोजगार कहां से मिलेगा? कहां से विकास के कार्य होंगे? ये सभी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और उस प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। और मैं आप सबसे कहूंगा, आप यहां पे इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, ये जो यहां पे प्रदर्शनी लगी, इस प्रदर्शनी को देखिए। जहां स्वास्थ्य विभाग का लगा होगा वहां पे जिनके आयुष्मान के कार्ड नहीं बने होंगे वे अपना पूछवाइए। अगर नाम है तत्काल कार्ड बनाइए, नाम नहीं है क्यों नहीं नाम है, इसके बारे में फिर क्वेरीज करिए। जिनको जो समस्या है उस समस्या का समाधान उस पंडाल में जाकर के अगर आप करेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो समस्या का समाधान का रास्ता भी आपके लिए निकलेगा। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं मोदी गारंटी वैन के आपके इस ग्राम पंचायत अकबेलपुर में आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, आपको बधाई देता हूं और आपका आह्वान करता हूं
कि मोदी गारंटी में जहां भी जाए प्रधानमंत्री मोदी जी के संदेश को उस गांव के हर घर तक हमें पहुंचाना है और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करना है कि मोदी गारंटी जीवन में खुशहाली की गारंटी है। मोदी गारंटी हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी है। मोदी गारंटी प्रदेश और देश की समृद्धि की गारंटी है। हर व्यक्ति के जीवन में समृद्धि की गारंटी है और मोदी गारंटी 2047 में हमारे भारत को दुनिया की एक विकसित देश के रूप में स्थापित करने की गारंटी है। इस गारंटी के साथ जुड़ना हम सबका दायित्व बनता है और इसी दायित्व का एहसास कराने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। आपको एक बार फिर से इस बहन के यहाँ आगमन पर हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। दुनिया की एक बड़ी ताकत नाथ को आपने सुना। विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अहम बातें कही गई हैं। आजमगढ़ से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे और विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर एक खास संदेश आम जनता के बीच में दिया है। लखनऊ से खबरों का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं। उत्तर प्रदेश में विधायक और मंत्री भी बरतेंगे सतर्कता। पास बनाने से पहले पूरी जानकारी लेंगे मंत्री। विधायक आगंतुक पास बनाने से पहले सतर्कता बरतेंगे सभी मंत्री। संसद में हुई बड़ी चूक के बाद मंत्रियों ने फैसला लिया है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगंतुक पास बनाने से पहले सतर्कता बरती जाएगी और संसद में हुई बड़ी चूक के बाद सभी मंत्रियों ने लिया है बड़ा फैसला। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और लखनऊ से खबर उत्तर प्रदेश में विधायक और मंत्री भी सतर्कता बरतेंगे। पास बनाने से पहले पूरी जानकारी लेंगे मंत्री और विधायक। तो पास बनाने से पहले पूरी जानकारी लेंगे मंत्री और विधायक। आगंतुक पास बनाने से पहले सतर्कता बरतेंगे सभी मंत्री। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें और संसद में हुई बड़ी चूक के बाद ये फैसला लिया गया है। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर एसजीपीजीआई का 40वां स्थापना दिवस है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगे ब्रजेश पाठक। 4 बजे श्रुति प्रेक्षागृह एसजीपीजीआई में कार्यक्रम की बात सामने आई है। तो 4 बजे कार्यक्रम की बात सामने आई। चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगे ब्रजेश पाठक। लखनऊ से खबर एसजीपीजीआई का 40वां स्थापना दिवस। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगे ब्रजेश पाठक। तो 4 बजे कार्यक्रम होना है। लखनऊ से खबर आपको हम बता रहे हैं। एसजीपीजीआई का 40वां स्थापना दिवस। तो एसजीपीजीआई का 40वां स्थापना दिवस। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल होंगे और चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगे ब्रजेश पाठक। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें। 4 बजे श्रुति प्रेक्षागृह एसजीपीजीआई में कार्यक्रम। और लखनऊ से खबर एसजीपीजीआई का 40वां स्थापना दिवस। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। तो एसजीपीजीआई के 40वें स्थापना दिवस के मौके पर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। रायबरेली से अगली खबर, जहां पत्नी ने पति पर लगाए हैं गंभीर आरोप। महिला ने पति सहित 6 ससुराली जनों पर आरोप लगाया है। पीड़िता के पति ने बिना बताए कर ली दूसरी शादी। दहेज का दबाव बनाकर पति करवाता था दुष्कर्म और पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं और जगतपुर थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां जगतपुर थाना क्षेत्र का है पूरा मामला और पीड़िता के पति ने बिना बताए कर ली दूसरी शादी।
दहेज का दबाव बनाकर पति दुष्कर्म करवाता था, जिसके बाद पत्नी ने पूरे मामले को लेकर तहरीर दी है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। जगतपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और रायबरेली से खबर, पत्नी ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो रायबरेली से बड़ी जानकारी, महिला ने पति सहित 6 ससुराली जनों पर आरोप लगाया है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और पीड़िता के पति ने बिना बताए कर ली दूसरी शादी, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और दहेज का दबाव बनाकर पति दुष्कर्म करवाता था। पीड़िता के पति ने बिना बताए दूसरी शादी कर ली। समस्या है आपकी? समस्या ये है कि मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी शादी हुई है नौशाद के साथ, वार्ड नंबर 7, जिला बाजार, परसदेपुर, थाना डी, परसदेपुर चौकी है। हमारे पति का नाम है नौशाद। उनके साथ हमारी शादी हुई है सन 2007 11 जनवरी को। क्या समस्या है? किस समस्या को लेके आई हैं आज? समस्या ये है कि हमारे पति नौशाद ने बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर लिया। दूसरी शादी करने के बावजूद का नाम है, हम एसपी साहब और डी थाना हम लोग एप्लीकेशन लेके जाते हैं, तो एप्लीकेशन देते हैं। पुलिस वहाँ हमारे घर ससुराल पहुँचती है, रंगे हाथ हमारी पति की दूसरी पत्नी को पकड़ कर लेके आते हैं, उसको छोड़ देते हैं। सबूत के साथ में हमारा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। हेलो भैया। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष अवस्थी जुड़ चुके हैं रायबरेली से। मनीष, पीड़िता के पति ने बिना बताए ही दूसरी शादी कर ली और अब तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल गरिमा, बात करें तो ये पूरा मामला जगतपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक पीड़िता आज पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंची और पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। और वो पीड़िता का कहना था कि लगभग 15 दिनों से वो जगतपुर थाने के चक्कर काट रही है और साफ तौर पर यह भी बताया है कि उसको दहेज के लिए उसके परिवार ससुराल जदीद जो है प्रताड़ित करते हैं और मारपीट करते हैं। उसने गंभीर आरोप अपने पति नौशाद पर लगाते हुए ये भी बताया कि दहेज न लाने की वजह से ये हमसे गलत काम करवाते हैं या हमको जो है दुष्कर्म, दूसरों के साथ दुष्कर्म करने के लिए भी उत्साहित करते हैं। तो इस तरह के गंभीर आरोप उसने अपने पति पर लगाए। बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है, तब पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की। फिर जैसे ही हम लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर यहाँ के अपर पुलिस अधीक्षक से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि मामला संज्ञान में आया है और इस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी कराई जाएगी। गरिमा, बिल्कुल, शुक्रिया आपका मनीष अधिक जानकारी के लिए। तो उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पीड़िता के पति ने बिना बताए कर ली दूसरी शादी। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और अगली खबर मेरठ से आपको बताते हैं, जहां पर टीचर ने 2 छात्र भाइयों को बुरी तरह से पीटा है। स्कूल में दौड़ा दौड़ा कर छात्रों की पिटाई की गई है और छात्र छत से रेलिंग पर लटकाया है छात्रों को। एक छात्र के दोनों हाथों की हड्डी टूटी है, गंभीर रूप से छात्र घायल हो गया है। घायल होने के बाद भी छात्र की पिटाई की गई और घायल छात्र ने एसएसपी से लगाई है कार्रवाई की गुहार। गंगानगर के ज्ञान बालक विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, छात्र के दोनों हाथों की हड्डी टूट गई और छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल होने के बाद भी छात्र की पिटाई की गई। अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर घायल होने के बाद भी लगातार छात्र की पिटाई की जाती रही और अब छात्र ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। गंगानगर के ज्ञान बालक विद्यालय का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मिर्जापुर से खबर आपको हम बताते हैं, वैज्ञानिक डॉक्टर मयंक सिंह WHO में शामिल होंगे। WHO में विशेषज्ञ के तौर पर होंगे शामिल। WHO के लिए 1 जनवरी से देंगे अपनी सेवाएं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम खबर आपको हम बता दें, और मुख्यालय कार्यालय जनेवा से ईमेल कर जानकारी दिए जाने की बात सामने आई है।
फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और मुख्यालय कार्यालय जिनेवा से ईमेल कर जानकारी दी गई है। मिर्जापुर वैज्ञानिक डॉक्टर मयंक सिंह WHO में शामिल होंगे। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। अंबेडकर नगर से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां सपा जिलाध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज किए जाने की बात और मारपीट की धमकी और SC/ST एक्ट में केस दर्ज। जंग बहादुर यादव पर सपा नेताओं ने किया केस। अमन गौतम की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सपा अम्बेडकर वाहिनी संगठन के राष्ट्रीय सचिव हैं अमन, और 27 नवंबर की घटना पर जांच के बाद केस दर्ज। गाड़ी में बैठाकर थप्पड़ मारने, गाली देने का ये पूरा मामला है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल यह हम जानकारी आपको हम बता दें, गाड़ी में बैठाकर थप्पड़ मारने और गाली देने का ये पूरा मामला है। जंग बहादुर यादव पर अहम बात सामने आई है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर है वाराणसी से, जहां पर योगी सरकार भोलेनाथ की नगरी काशी और श्री राम की नगरी अयोध्या की कनेक्टिविटी को आसान बनाने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में हेली सेवा के साथ साथ सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन भी चलाई जाएगी और इस तरह से काशी और अयोध्या हवाई और रेल सेवा शुरू की जा रही है। काशी अयोध्या के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को अपने 2 दिवसीय दौरे पर 17 दिसंबर को वाराणसी आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा सकते हैं। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस ट्रेन का रैक चेन्नई के ICF फैक्ट्री में बनकर तैयार हो चुका है। इस ट्रेन के अंदर अयोध्या के ऐतिहासिक धरोहरों और श्री राम के चित्र भी लगे होंगे। इस ट्रेन के संचालन का प्रस्ताव 6 महीने पहले रेलवे बोर्ड को भेजा गया था। 3 राज्यों में चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार काशी का दौरा करने वाले हैं और उस दौरान ये सब कुछ सामने आ सकता है। तो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खबर है गोंडा से, जहां महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर योगी सरकार भले ही मिशन शक्ति जैसे अनेकों योजनाएं चला रही हो, लेकिन महिलाओं पर हमले और अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला गोंडा जिले से SCPM पैरामेडिकल कॉलेज से सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा हूटिंग की गई और विरोध करने पर उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि इसकी शिकायत जब छात्राओं ने मैनेजमेंट से की तो मैनेजमेंट ने छात्राओं को सुनने के बजाय उन्हें डांट कर भगा दिया, जिससे नाराज छात्राओं ने न्याय की गुहार लगाते हुए गोंडा लखनऊ हाईवे को जाम कर दिया। और SCPM कैंपस में हुई इस घटना पर लोग कॉलेज मैनेजमेंट की जहां घोर लापरवाही मानते हैं, तो वहीं कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चों के माता पिता की चिंताएं भी बढ़ा दी है। जनपद गोंडा थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत कल दिनांक 12/12/2023 को SCPM कॉलेज में वार्षिक खेलकूद का आयोजन चल रहा था, जिसमें आयुर्वेदिक हॉस्टल व क्लिनिक हॉस्टल के बीच कबड्डी खेल का मैच चल रहा था, जिसमें दोनों पक्षों के द्वारा हूटिंग की जा रही थी। हूटिंग के दौरान लड़के और लड़कियों में झड़प हो गई थी। इसी बात को लेकर आज दिनांक 13/12/2023 को क्लिनिक हॉस्टल के बच्चे सड़क पर आ गए थे, जिनको समझा बुझाकर वापस कॉलेज कैंपस में भेज दिया गया था। चूँकि मामला
कॉलेज प्रशासन से संबंधित है। अगर कोई इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। मोहसिन खान हमारे साथ में जुड़ चुके हमारे संवाददाता हैं गोंडा से। मोहसिन, हुटिंग का विरोध करने पर छात्रा की पिटाई की गई है और शिकायत सुनने के बाद मैनेजमेंट ने छात्राओं को ही भगा दिया। ये किस तरीके का रवैया था और इस पर क्या कुछ एक्शन लिया गया है, पूरा मामला विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हरिपुर स्थित एससीपीएम पैरा मेडिकल कॉलेज का है, जहां वार्षिक खेल में उत्सव चल रहा था। खेल के दौरान आयुर्वेदिक कॉलेज व पढ़ने वाले कुछ छात्राओं ने नर्सिंग कॉलेज के पढ़ने वाली छात्राओं के साथ हुटिंग करने लगी, जिसका छात्राओं ने विरोध किया। तभी आयुर्वेद में पढ़ने वाले कुछ लड़कों ने छात्राओं को बरबूर पिटाई कर दी और देखते ही देखते खेल का मैदान जंग का मैदान बन गया। बताया जा रहा है कि इसकी शिकायत जब छात्राओं ने मैनेजमेंट से की थी तो मैनेजमेंट ने छात्राओं को सुनने के बजाय उन्हें डांट कर भगा दिया गया और इस मामले में कोई भी तरीके से कोई एक्शन नहीं लिया गया है, खाली लीपापोती की जा रही है। जी शुक्रिया आपका मौसम, अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो यह हम खबर जहां पर हुटिंग का विरोध करने पर छात्रा को ही पीटा गया। जब छात्रा ने प्रबंधन से शिकायत की तो छात्रा को ही भगा दिया गया और शिकायत सुनने के बाद मैनेजमेंट का यह एक्शन शर्मनाक सामने आया है। आक्रोशित छात्राओं ने गोंडा लखनऊ हाईवे को भी जाम कर दिया। यह हम खबर आपको हम गोंडा से बता रहे थे। दिल्ली से एक खबर सामने आ रही है। दिल्ली से खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बताएंगे। दिल्ली से खबर, जहां पर संसद में हंगामे के बाद अब तक 15 सांसदों को सस्पेंड किए जाने की बात सामने आई है। संसद में हंगामे के बाद अब तक 15 सांसद सस्पेंड किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यहां पर 15 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और संसद में हंगामे के बाद अब तक 15 सांसद सस्पेंड किए गए हैं। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और संसद में हंगामे के बाद अब तक 15 सांसद सस्पेंड किए गए। तो उस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और संसद में हंगामे के बाद अब तक 15 सांसदों के सस्पेंड किए जाने की बात सामने आई है। और प्रवेश शर्मा हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता हैं प्रवेश। संसद में जमकर आज हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों की ओर से संसद में सुरक्षा की चूक को लेकर लगातार हंगामा हो रहा था, लेकिन अब जानकारी है कि 15 सांसदों को इस हंगामे के चलते सस्पेंड किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए कल जब लोकसभा का सत्र चल रहा था तो सागर और मनोरंजन नाम के दो लड़के अंदर घुस गए थे, जिसको लेकर सुरक्षा की सेन को लेकर सवाल ये निशान लगातार खड़े हो रहे हैं और आज पूरा विपक्ष उसी मुद्दे को लेकर लगातार हंगामा कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टीएमसी के सांसद को जो है सस्पेंड किया गया था, लेकिन उसके बाद भी हंगामा लगातार जारी है और जिस तरीके से हंगामा है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहे। तो और लगभग 15 सांसद ऐसे हैं विपक्ष के जिनको सस्पेंड कर दिया गया है। और साफ तौर पर बताया जाए तो हंगामा जो है कल के मुद्दे को लेकर है, सुरक्षा को लेकर है। चर्चा वही है जिसको लेकर बार बार जो है आरोप लग रहे हैं सुरक्षा में स्टेज को लेकर। जी
बिल्कुल, लगातार सुरक्षा में सेंध को लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से जो है सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। और देखिए, आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी की भी बात बताया जा रहा है, रवाना हो चुके हैं इनको लेकर प्रवेश। उसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि स्पेशल सेल की टीम आरोपियों को लेकर निकल चुकी है? बिल्कुल, देखिए UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिससे आतंकवादी संदिग्ध जो है गतिविधियों को माना जाता है, जिसको लेकर जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई की है, जांच की है। और मैं आपको बता दूं, कल उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया था, जिसके बाद 24 घंटे के अंदर एक सामान्य प्रक्रिया है जो कोर्ट में पेश करना है, और आज उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस जो है साफ तौर पर मैं बता दूं रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि कभी ऐसे कई ऐसे तथ्य अभी रुके हुए जिसके बारे में अभी जानकारी लेनी है। और बताया ये भी जा रहा है कि जो ये धारा लगी है, इसके अंतर्गत कम से कम 5 साल की सजा होती है और अधिकतम आजीवन कारावास भी हो सकता है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए, अब यहाँ से रवाना हो चुकी है टीम। कोर्ट में पेश करने के दौरान क्या कुछ सामने आता है उसको लेकर अपडेट दीजिएगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया प्रवेश हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर संसद कांड के आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी, क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर स्पेशल सेल की टीम आरोपियों को लेकर निकल चुकी है, कोर्ट में पेश किया जाएगा इन आरोपियों को। कल आपको बता दें कि संसद सत्र के दौरान ये दर्शक दीर्घा से सांसदों की कुर्सी पर कूदते हुए नजर आए थे, और इसके बाद से ही संसद में सुरक्षा की चूक को लेकर लगातार संसद में हंगामा आज भी कार्यवाही के दौरान देखने को मिला है, जिसके चलते एक तरफ 15 सांसदों को सस्पेंड भी कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर जानकारी ये भी है कि इन लोगों को अब UAPA के तहत इन पर केस दर्ज किया गया है और अब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके लिए स्पेशल सेल की टीम इन्हें लेकर निकल चुकी है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर प्रयागराज से आपको बता दें, जहां पर इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के PCB हॉस्टल में कमरा नंबर 68 में बम फट गया। बम फटने से प्रभात नाम का छात्र घायल हो गया और उसके एक हाथ का पंजा ही उड़ गया और सीने में बम के छर्रे लगे। PCB के इस कमरे में छात्र कब्जा करके अवैध रूप से रह रहा था। मौके पर पहुंची कर्नलगंज थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। घायल छात्र को इलाज के लिए SRN हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बम फटने की घटना के बाद वहां पर आसपास हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। छात्रों के सहयोग से घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो PCC बनर्जी छात्रावास में रह रहे एक छात्र का बुधवार को कथित तौर पर बम बनाते समय विस्फोट होने से दाहिना हाथ बुरी तरीके से घायल हो गया था। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर कानपुर से है, जहां बढ़ती ठंड को लेकर कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने अब रैन बसेरों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में बुधवार को महापौर प्रमिला पांडे चुन्नीगंज में स्थित रैन बसेरे में निरीक्षण करने पहुंची। वहां की गंदगी और अव्यवस्थाओं को देखकर वो नाराज हो गई और केयरटेकर को जमकर फटकार लगाई है। इस दौरान उन्होंने देखा कि रैन बसेरे का कोई लेखा जोखा पिछले 1 साल से नहीं था। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बढ़ती ठंड के चलते उनके द्वारा रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया है, जहां कई खामियां पाई गई हैं और उसको लेकर उन्होंने ठीक करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। देखिए बेटा, यहाँ तो सब कमियां ही कमियां हैं। जैसा कि अभी आने के बाद पता चला कि ये जिसका कॉन्ट्रैक्ट था हमारे नगर निगम से साल भर पहले खत्म हो गया, लेकिन वही लोग बैठ के चला रहे हैं। अब किस स्थिति से चला रहे हैं क्या, अभी तो हमने रजिस्टर हमको देखा तो भरने लगा कि हैं, बोला 4 औरतें ऊपर हैं, औरतें मिली वहाँ एक अंदर 2 औरतें मिली, कहा 4 नीचे। आप देख ही रहे हो कोई है नहीं, तो चला कौन रहा पहले तो समस्या है। मैं अभी अपने जोनल को बुला करके उनसे पूछूंगी कि इनको किस हैसियत से चलवा रहे हैं, वो कभी यहाँ आए कि नहीं आए, देखे कि नहीं। ये इसलिए बना है कि अब ज़्यादा सर्दी बढ़ेगी। सामने अभी फुटपाथ पर जो लोग बैठे हैं उनके लिए है, वो आकर अंदर रहे, वो तो हमको कोई दिख नहीं रहे। शराब पिए हुए लोग लेटे हैं अंदर, शराब पिए हुए लोग लेटे हैं यहाँ। ये जो लेटे हैं कहाँ रहते हैं?
खबर है सिद्धार्थनगर से, जहां पर जिले की सीएचसी इन दिनों सुर्खियों में है। कभी अधीक्षक पर महिला स्टाफ द्वारा उत्पीड़न के आरोप के मामले में जांच चल रही है। वहीं ताजा मामला सिद्धार्थनगर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीमा का सामने आया है, जहां पर एक प्रसूता महिला की डॉक्टर की लापरवाही से मौत हो गई। पीड़ित परिजनों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत हुई। महिला की मौत होने के बाद अस्पताल के सभी स्टाफ वहां से भाग निकले और पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा लगातार वहां मौजूद लोगों से अपनी बेटी के इलाज के लिए फरियाद लगाते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। घर जल्दी पहुंचा कहीं की चलो दवाई चालू भाई तो हम कह मेरे बच्चे तो बतिया ठीक है कहीं ना कहीं नीक से लड़का पैदा होगा कोनो नाम कर बच्ची कोनो तकलीफ कहीं मुड़ा दैया मार फिरा था कहीं की सभी कहीं पे ठीक हो जाए। अगर बाद में आगे बढ़ाई लाग तो हम कह बहनी हमारे बच्चे को कान का हो गए मामा से कान ज्यादा पलटी आवे लगा कुछ नहीं बात तो चुप रहो ऐसा कहीं सब वहीं का पब्लिक है मैं कहीं जौन वहीं रही। डिलीवरी के बारे में हुआ था, हम लोग एम्बुलेंस को फ़ोन किए, उसके बाद बीमा में लेके गए, उसके बाद में उसका नॉर्मल डिलीवरी हुआ। फिर बाद में मतलब दवा हुआ क्या क्या थोड़ा बहुत दिया, उसके बाद में फिर हम लोग डॉक्टर से बोलने लगे, बिलेट आने लगा, ये आने लगा। दिनांक 9 दिसंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेवा डुमरियागंज में अहिराडी ग्राम की निवासी पूजा, जो कि 9 माह की गर्भवती थी, प्रसव हेतु प्रसव कक्ष में आई। चिकित्सक द्वारा उसे देखा गया, मरीज की सभी स्थिति सही होने पे उसको तत्काल प्रसव हेतु भर्ती कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चरम पर हैं। प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस महोत्सव के लिए रामनगरी को दुल्हन की तरह सजाया और संवारा जा रहा है। रामलला का दर्शन पूजन करने के लिए सज रही अयोध्या को देखने के लिए देश भर से नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं। आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए अयोध्या में श्री राम जी की पताका, हनुमान जी की पताका को अपने साथ प्रसाद के रूप में लेकर जाने के लिए अयोध्या में पताका की मांग बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि जैसे जैसे श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही अयोध्या नगरी राममय होती जा रही है। अयोध्या में हूँ, धीरे धीरे करके प्राण प्रतिष्ठा जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे अयोध्या जो है अपने पूर्ण रूप में विकसित होती नजर आती है। यहाँ पे श्रद्धालुओं का उत्साह अलग नजर आएगा, लोगों का उत्साह अलग नजर आएगा। और यहाँ पे जो है अब तो पताका यहाँ झंडा है, उसका भी बिक्री 5 गुना हो गई है। लोग जो है आते हैं, अपने गाड़ियों में लगाते हैं, घर पे ले जाके फहराते हैं। अभी महाराज जी से जानकारी करते हैं कि इतनी जिज्ञासा, इतना श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ चुका है कि लोगों के उत्साह में और पूरी अयोध्या राममय नजर आना चालू हो गई है। चाहे हनुमान जी का पताका हो, चाहे भगवान राम का पताका हो, भरपूर बिक रहा है। और पूरी अयोध्या एक सुसज्जित और सजी सवर पताका से पूरी सजी हुई नजर आएगी। अभी बात करते हैं महाराज जी, जय सीताराम। जय श्री राम। महाराज जी, पताका का डिमांड पूरी अयोध्या में एकदम गूंज रही है। आप गली गली जाओगे, पताका से सजी हुई अयोध्या है। क्या कारण है कि अयोध्या इस तरह राममय और सजती नजर आ रही है? सनातन धर्म में पताका का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे ऋषि मुनि व परम पूज्य साधु संत जिस प्रकार से यज्ञ इत्यादि करते हैं, तो पताका से ही शुरुआत होता है। जिस प्रकार से त्रेता काल में श्री हनुमान जी महाराज जी ने पताका लंका में लगाया था कि प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज लंका में जाकर के झंडा को लगाया और सारे कार्य को पूर्ण किया, आज वही पताका का महत्व पुनः उत्साह सभी हिंदुओं के अंदर, सभी सनातन धर्मियों के अंदर, सभी राम भक्तों के अंदर फिर से पुनः प्राप्त हो चुका है। और जिस प्रकार से अयोध्या में पताका का महत्व बढ़ता चला जा रहा है, हर एक श्रद्धालु अयोध्या पहुंच करके उस पताके को महत्व दे रहे हैं, जिसमें हनुमान जी महाराज की
चित्र छपी हुई है, श्री सीताराम जी की चित्र छपी हुई है, अपने अपने गाड़ियों में लगा रहे हैं, अपने अपने घरों मकानों के लिए ले जा रहे हैं, हाथों में लेकर के वो जय श्री राम का नारा लगाते हुए पूरी अयोध्या में भ्रमण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सनातन धर्म पे टिप्पणी करने वाला का तो मुंह बंद हो ही गया है, लेकिन आज का समय ये है कि आपको बताते चले, अब जो है पताका पूरे विश्व में लहराने जा रहा है। ये अयोध्या से आगाज जा रही है कि पूरा ये पताका पूरे विश्व में लहराएगा। के न्यूज से आरपी सिंह, अयोध्या। और अयोध्या में आज से रामायण मेले का आगाज होगा। ये 42वां रामायण मेला है। इस बार मुख्यमंत्री योगी समापन समारोह में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल रामायण का मेला औपचारिक अनावरण महापौर गिरीश प्रति त्रिपाठी पूर्वाह्न 3 बजे करेंगे। उधर रंगमहल, जानकी महल, विभूति महल व आपको बता दें कि अन्य मंदिरों में उत्सव का श्री गणेश भी आज से ही होगा। 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा ये 6 दिवसीय रामायण मेला। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र के गांव मनिया टिकरी निवासी सेना में तैनात कैप्टन रॉबिन की बीमारी के चलते मौत हो गई। ड्यूटी के दौरान बीमार कैप्टन रॉबिन बीमार चल रहे थे। आपको बता दें कि कैप्टन रॉबिन का शव उनके गांव मनिया टिकरी में पहुंचा। सेना के अधिकारी और स्थानीय अधिकारियों के शहीद के अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होने और सलामी न देने से किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई है। खबर है जालौन से, जहां गरीबों और आने जाने वाले यात्री और राहगीरों को सिर छिपाने के लिए प्रशासन द्वारा रैन बसेरे का इंतजाम किया जाता है, जो कि जिले भर में नगर पालिका द्वारा जगह को सुनिश्चित कर अस्थायी बनाया जाता है। तो वहीं उरई रेलवे स्टेशन परिसर पर एक रैन बसेरे का बंदोबस्त किया गया, पर उस रैन बसेरे में रखरखाव, साफ सफाई व सुरक्षा का इंतजाम साफ तौर से दिखाई नहीं दिया। रैन बसेरे के खुलने और बंद होने का कोई समय सारणी भी नहीं बनी, जिसके लोग परेशान नजर आए हैं। क्या नाम है बाबा जी आपका? अशोक गिरी। अच्छा, ये रेन बसेरा बना है, इसमें क्यों लेट रहे हैं आप? यहाँ मना करते हैं सब। क्यों मना कर रहे हैं? कहते हैं तुम लोगों के लिए नहीं है, वो दूसरी सवारी के लिए है। अच्छा, हाँ। तो तुम कहाँ लेटते? हम लोग यहाँ स्टेशन पे लेटते हैं। स्टेशन के बाहर ठंडी लगती? क्या करें साहब, ठंडी लगे कछु करे। तो तुमने कहा नहीं बोलते कि साहब हमें लेटने? नहीं लेटने देते हुए, हम 2 दिन हो जाए। 2 दिन हो जाए? हाँ, भगा दिया। सर्दी का सितम शुरू होते ही सरकार रेन बसेरों का इंतज़ाम करना शुरू कर देती है, जैसे पिछले कई वर्षों से होता आया है और इस वर्ष भी रेन बसेरा का इंतज़ाम किया गया है। स्टेशन परिसर पर रेन बसेरा बनाया गया है। हालांकि रेन बसेरा तो बन गया, लेकिन उसका इंतज़ाम को लेकर जिस तरीके की अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं खामियां ज़रूर नज़र आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से रेन बसेरा का संचालित करना चाहिए यहाँ वो संचालित होता हुआ नज़र नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब समय 7 बज चुका है और 7 बजे खुलना चाहिए, अब तक रेन बसेरा नहीं खुला है। और हम आपको पीछे दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से रेन बसेरा ताला लटका हुआ है, यहाँ पे जो रेन बसेरे में रुकने वाले लोग हैं वो स्टेशनों पे रुके हुए हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कहना ये है कि हमें रेन बसेरे में जगह नहीं मिलती है। उन पे वही लोग बैठते हैं जो अमीर लोग होते हैं, जिनको यहाँ पर अपनी जगह बनाए हुए हैं। हालांकि रेन बसेरे में सभी लोगों के लिए जगह दी गई है, लेकिन यहाँ पर लोग रुके नहीं। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से इसका रखरखाव होता हो, किस तरीके से संचालित किया जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान। खबर है दुमका से, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने 2 दिवसीय दुमका के दौरे के क्रम में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी व हाल ही में हुए चुनाव में 3 राज्यों की भाजपा की जीत पर कहा कि ये जरूरी नहीं कि जो सेमीफाइनल जीतेगा वही फाइनल भी जीतेगा। इसके साथ इन्होंने लोकसभा चुनाव की रणनीति पर कुछ भी बोलने से इनकार किया और कहा कि अगर रणनीति का खुलासा कर दिया जाएगा तो हमारा आगे का काम खत्म हो जाएगा। अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। सीएम ने यह भी कहा कि हाल ही में 3 राज्यों में जीत हासिल करने वालों को जरूरी नहीं कि भविष्य में होने वाले लोकसभा चुनाव में वैसी ही सफलता मिलेगी। कि जो जीते तो फाइनल में जीते। तो क्या मतलब आगे की मतलब रणनीति अगर बता दिया जाए तो बात ही कहानी खत्म, फिर आपका काम खत्म, हमारा काम खत्म। झारखंड में जो इंडिया का ये है अभी काफी मजबूत, अभी बहुत बातें बाकी है।
चंडीगढ़ से खबर आपको हम बताते हैं, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता की है। हरियाणा निवास में सीएम मनोहर लाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर प्रेस वार्ता की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान भी किया है। 13 जिलों की 210 कॉलोनियों को नियमित किया गया और सिरसा में 37, पलवल में 38 कॉलोनियां नियमित कर दी गई हैं। अलग अलग जिलों की कॉलोनियों के बारे में जिक्र किए जाने की बात भी सामने आई है। तो हरियाणा निवास में सीएम मनोहर लाल ने पीसी की है। अहम खबर आपको बता दें, और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर प्रेस वार्ता की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और यह अहम खबर आपको हम बता दें, लॉकडाउन के दौरान गुरदासपुर के संत नगर मोहल्ले की रहने वाली 16 वर्षीय अजनीत कौर ने यूट्यूब के जरिए कोरियन भाषा सीखी और जब उसे एक भाषा आ गई तो दूसरी भाषाओं को भी सीखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सभी भाषाएं अजनीत के लिए आसान होती गई और इसने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में आयोजित विदेशी भाषा टेस्ट में पंजाब भर में पहला स्थान हासिल किया है। अजनीत का कहना है कि वो भारतीय कोरियन या जन भाषाओं का उन्हें ज्ञान है, उन भाषाओं से संबंधित एम्बेसी में नौकरी करना चाहती हैं, जिसके लिए परिवार अजनीत को भी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। ਤੇ ਅਜਨੀਤ ਜਦੋਂ 6th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਰੀਅਨ 뮤직 ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੋਰੀਅਨ ਸਿੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਰੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਰਸੂ ਕਰ। ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਪੇਪਰ ਦਵਾਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਰੈਂਚ ਵੱਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਜਰਮਨ, ਫਿਰ ਜੈਪਨੀਜ਼, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਤੇ 4 ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਇਹਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਏ ਆ ਤੇ 3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੈਸੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜਨੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੰਤ ਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜਸ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੋਰੀਅਨ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰੀਅਨ ਸਿੱਖਣ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਰੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਕੋਰੀਅਨ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋਰੀਅਨ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰੀਅਨ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫਰੈਂਚ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਰੈਂਚ ਵੀ ਸਿੱਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਸਿੱਖਦੇ ਸਿੱਖਦੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव पहुंचे गुरुकुल कुरुक्षेत्र। वहां गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी मौजूद रहे। प्राकृतिक खेती के विस्तार को लेकर मंथन किया गया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने जानकारी देते हुए कहा कि जैविक शब्द से आजकल लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, चाहे वो जैविक खेती हो या जैविक उत्पाद। अधिकांश लोग जैविक खेती को ही प्राकृतिक खेती समझ रहे हैं, जबकि जैविक खेती तो रासायनिक खेती से महंगी और नुकसानदायक है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक कृषि फार्म पर सौभाग्य से आज भारत देश के कृषि विभाग के सचिव आदरणीय श्री मनोज आहूजा जी पधारे हैं। उनके साथ अन्य अधिकारी लोग भी आए हैं। इधर संस्कार धाम अहमदाबाद गांधीनगर से आदरणीय अमृत भाई पटेल जो आयुक्त सूचना आयुक्त गुजरात हैं और दिलीप भाई ठाकर जी IAS अधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ कुरुक्षेत्र के कृषि फार्म को देखने के लिए पधारे हैं। इस खेत में पिछले 7-8 वर्षों से एक बूंद भी यूरिया DAP कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया गया है। लोगों की जो धारणा है कि यदि यूरिया DAP नहीं डालेंगे।
और देश की बात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन अब से थोड़ी ही देर में देखना मत भूलिए हमारा खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल हमारे सहयोगी शुक्ला के साथ। नमस्कार।